चैप्टर 1 देख रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स के बारे में बात करेंगे। जितने भी मॉडर्न एज में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है। इलेक्ट्रिसिटी अगर आपके घर पे चला जाए तो आप देखिए, आपका फ्रिज काम नहीं कर रहा, माइक्रोवेव काम नहीं कर रहा, यहां तक कि आप अपना मोबाइल भी चार्ज नहीं कर सकते। तो ये मदर है टेक्नोलॉजी की, अगर हम कहें इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्जेस ये इलेक्ट्रिसिटी के कॉर्नर स्टोन है, या इन्हें कहें कि ये आधारशिला है। तो इलेक्ट्रिसिटी जानने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस जानना बहुत जरूरी है। यहां पर हम स्टैटिक चार्जेस के बारे में बात करेंगे, उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है और क्या इसके इसके प्रॉपर्टीज हैं। जैसे आपका कॉपियर मशीन है, लेजर प्रिंटर है, टेलीविजन है, इसमें आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। यहां तक कि जो बिजली कड़कती है वो भी हम इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू समझ सकते हैं। अलग अलग चार्जेस क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में हम सीखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। किसी भी मैटर के बारे में बात कर ले, वो फंडामेंटल पार्टिकल से बनता है। उसके अंदर और अंदर चले जाएं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग किससे बने हैं, हम लोग ऑर्गन से बने हैं, ऑर्गन फिर टिश्यू से बना है, टिश्यू के अंदर और चले जाएं तो सेल्स बना है। जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो बहुत सारे हैं, मतलब 100 से भी ऊपर तादाद है उसकी। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसकी बहुत वैल्यू है, इसके बारे में हम बहुत बात करते हैं। अगर आप देखें, क्योंकि इनके मास ऐसे हैं, अगर इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही है, वो तो ब्रह्मांड में हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो अगर आप दो इलेक्ट्रॉन को रख दें तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स तकरीबन इतना लगता है, और क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है तो वो एक दूसरे को आपस में खींचेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन को पाया गया है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करेंगे। तो ये एडिशनल फोर्स क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा एक एडिशनल फोर्स भी तो लग रहा है। ये जो एडिशनल फोर्स है इसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि ये चार्ज के कारण है। जो जो फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो ये फोर्स काम कर रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। जैसे मास किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पूरी तरीके से मास, दोनों के मासेस पे डिपेंडेंट है, इनवर्सली उनके डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। जो चार्जेस हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो जो आपस में ये एक दूसरे को धकेल रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे चार्जेस है। इस इलेक्ट्रिक फोर्स को हम के पीछे चार्जेस है। दो प्रोटॉन अगर आप 1 सेंटीमीटर पे रखें तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे को के करीब नहीं आएंगे, दूर भेजने की कोशिश करेंगे, वो भी इतना है करीब। आप देखिए ये संख्या इलेक्ट्रॉन की, जो रिपेल की संख्या है, और ये कितनी मैच करती है, ये बताते हैं कि प्रोटॉन भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की बात की। तो जो मैग्नीट्यूड है इस चार्ज का वो किसके बराबर है, इसका दोनों बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, दोनों बराबर है। तो यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन को रखूं और प्रोटॉन को 1 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए, तो आपस में कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये भी इतना ही लगा रहे हैं। देखिए ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, चाहे दो इलेक्ट्रॉन रखें, चाहे दो प्रोटॉन रखें, चाहे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रखें, तीनों में एक ही संख्या आ रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में ये आप एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है। तो इन सब चीजों से क्या मिला, इन सब से ये मिला कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स चार्ज का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, वो बराबर है, लेकिन अपोजिट टाइप का है। एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ट्रेडिशनली बात करें, कन्वेंशनली बात करें तो चार्ज जो है प्रोटॉन का, उसको हम पॉजिटिव करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा मैंने पी के ऊपर प्लस लिखा। इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव मानते हैं, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव लिख दिया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन कन्वेंशन हमने जो ये ले लिए, अब ये चलते रहेंगे और इसी के हिसाब से हम चीजों को लिखेंगे। जो फोर्स काम कर रहे हैं दो चार्जेस के बीच में, अगर वो दोनों लाइक है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, दूर भेजेंगे। और दोनों अगर एक अनलाइक है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इस तरीके से आ गए, तो वो एक दूसरे को अपने पास खींचेंगे। तो जितनी भी मटेरियल बॉडीज हैं उसमें आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर मिलेंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन नॉर्मल स्टेट में।
तो इसीलिए वो न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होते हैं। अब अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो किसी भी सब्सटेंस में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से वीकली बाइंड होते हैं, यानी कि अगर प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन होता है बाहर। मैं अभी इसको बना के दिखाता हूं आपको। लेकिन जब भी एक एक्सचेंज होता है चार्ज का दो बॉडी के बीच में, तो कुछ फ्रिक्शन लगता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चले जाते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको पहले कि ये आपका न्यूक्लियस है, इसमें आपका न्यूट्रॉन है और इसमें आपका प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और इसके आसपास इस तरीके से ऑर्बिट में KLMN में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑर्बिट कर रहे होते हैं। इनके भी अपने ऑक्टेट और 2 और 8 इस तरीके से बनते हैं। तो जब ये एक बॉडी ये हो गई और दूसरी बॉडी ये हो गई, जो आपस में घिसेंगे तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा वीक होता है, तो वो इधर ट्रांसफर हो जाता है, फ्रिक्शन के कारण इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है। तो अब क्या हुआ कि जो बॉडी ऐसी है जिसने रगड़ा और उसने क्या किया कि दूसरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिए, तो वो जो बॉडी है अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, क्योंकि ये न्यूट्रल था भी, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए। और इस बॉडी ने क्या किया, इसके तरफ से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मतलब ये पॉजिटिव हो गई बॉडी, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गए प्रोटॉन से। तो इसीलिए आप देखेंगे कि अगर आप एक ग्लास रॉड को लीजिए, उसको एक सिल्क क्लॉथ से, सिल्क कपड़े से एक शीशे के रॉड को अगर आप घिसेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे ग्लास रॉड से, किसमें, क्लॉथ में, उस कपड़े में आ जाएंगे। तो जो ग्लास रॉड है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन उठ के चले आए कपड़े में। और जो क्लॉथ है आपका वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, किससे, आपके ग्लास रॉड से, तो उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसलिए वो क्या चार्ज हो जाएगा, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर इन चार्जेस के बारे में पता करना है तो एक बड़ा सिंपल डिवाइस है जिसको हम इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे हम मास के बारे में बात करते हैं, मास हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। जो एसआई यूनिट है इसकी कूलम होती है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल सी से, कूलम, कूलम साहब के नाम पे दी गई है। एक कूलम क्या हुआ, फिर इसको समझिएगा, एक कूलम वो चार्ज है जो किसी एक सेक्शन में बह रहा है कंडक्टर के 1 सेकंड में, जब इलेक्ट्रिक करंट होगा 1 एम्पियर। तो जो चार्ज है प्रोटॉन पे वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस में दिया गया है इसको, और जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि नेगेटिव है, इसे नेगेटिव लिख के 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए ये कूलम है, ये कूलम है, दोनों की यूनिट दी गई है और दोनों की संख्या बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, केवल साइन का अंतर है। कॉन्जर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जब हम ऐड करते हैं, एल्जेब्रिक सम करते हैं जितने भी इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, तो वो हमेशा सेम रहेंगे। कोई भी प्रोसेस उनके बीच में चल रहा हो हमेशा सेम रहेंगे, चाहे इधर से उधर जा रहे हो, उधर से इधर जा रहे हो, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम है तो चार्ज हमेशा जितने थे उतने रहेंगे। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। अगर एक ऐसा सिस्टम है जो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, तो कहीं से चार्ज तो आ नहीं रहा है, ना तो चार्ज कहीं जा पा रहा है ना, मतलब ये है कि कोई चीज जा नहीं रही है, आ नहीं रही है। अगर एक एक्सपेरिमेंट फिर से मैं आपको बताऊं, एक ग्लास रॉड है, उसमें आपने से घिस दिया, तो जितना आपने जो घिसने से पहले ग्लास रॉड में जो चार्ज था वो जो ट्रांसफर होगा, अब मतलब जैसे ही आप ग्लास रॉड से इसमें क्लॉथ में देखेंगे तो जितना ग्लास रॉड से गया होगा उतना ही सिल्क रॉड में आया होगा। तो ग्लास रॉड आपका इस तरीके से एक चार्ज ले लेता है, उतना ही आपका नेगेटिव चार्ज आपका सिल्क क्लॉथ ले लेता है, क्योंकि सिल्क क्लॉथ ने घसने के कारण, रगड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को बगैर घसने के देखिए, बगैर उसको रब करते हुए देखिए, और घिसने के बाद, रब करने के बाद देखिए, दोनों का जोड़ जो होगा वो हमेशा 0 होगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ। एक और जरा इसके बारे में एग्जांपल देख लें। ये फिगर देखिए आप, ये जो फिगर है, जो इनिशियल चार्ज है इस बॉक्स में, वहां पर इसका बड़े पतले वॉल है, वो हमारा 0 है। अभी एक बड़ा एनर्जेटिक फोटोन इसमें अंदर आता है, ये फोटोन है, ये अंदर आता है। फोटोन क्या है? फोटोन एक चार्जलेस पार्टिकल है। जैसे ये फोटोन अंदर आया इस बॉक्स के, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बनाता है। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका पॉजिट्रॉन है। जब ई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन बनाया यहाँ पर
एक पॉजिट्रॉन बनाया, एक इलेक्ट्रॉन बनाया। अब जब ये रिडक्शन हो, ये जो पेयर बन गया, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर बन गया, ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, नेट चार्ज इसका 0 है, क्योंकि जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पे वो बराबर भी है और अपोजिट भी है। तो जो इनिशियल चार्ज था सिस्टम का वो 0 था, यहां पर आकर भी ये 0 हो गया। यानी कि जो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम है, केवल वो प्रोसेस वहां पॉसिबल है जिसमें जो चार्ज है वो बराबर होंगे, एक तो इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में और एक दूसरे के अपोजिट होंगे, राइट। इसे हम दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। इंडक्शन से कैसे चार्ज होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब दो आप स्फीयर ले लीजिए, अलग अलग आइसोलेटेड है, ये किसी इंसुलेटेड स्टैंड पे रखे हैं, यानी कि ऐसी चीज है जहां से चार्ज फ्लो कहीं बाहर नहीं जा सकता। एक पे चार्ज है प्लस क्यू, पॉजिटिवली चार्ज है, और दूसरे पे चार्ज नहीं है। अगर उनको करीब लाएं, कांटेक्ट में लाएं, या हम इनको किसी तरीके से वायर से जोड़ दें, कंडक्टिव वायर से जोड़ दें, तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन जो चार्जलेस स्फीयर है वहां से ट्रांसफर हो जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। पॉजिटिव है तो यहां से वहां चले जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव करना चाहते हैं। इससे क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में वो कम हो जाएंगे, राइट। और चार्जलेस स्फीयर जो था, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, वो पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। दोनों जो स्फीयर हैं उसमें आप बराबर बराबर आपके Q/2 करके प्लस Q/2 चार्ज आ जाएंगे, अब जैसे आपने उसको सेपरेट कर दिया। यानी कि हमने ये स्टैब्लिश किया कि जो Q/2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है दूसरे में जो आया है वो कहां से आया है, पहले के कांटेक्ट करने के कारण या वायर जोड़ने के कारण आया। ये कैसे आया, क्या कैसे बना, कैसे आपने जब दोनों को छुआ या वायर जोड़े, ये एक तरीका है चार्ज करने का ऑब्जेक्ट का। इसमें हुआ क्या कि जिसमें कुछ नहीं था, जैसे ही वह दूसरे के कांटेक्ट में आया उसने उसको इंड्यूस किया अपोजिट चार्ज से। इसी को हम इंडक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर हुआ छूने के कारण, कनेक्ट करने के कारण, उसे हम इंडक्शन कह रहे हैं। एक और तरीका देखिए इसमें, चार्ज एक और करने का तरीका। इसमें क्या होगा कि जो चार्ज बॉडी है वो अपना खुद का चार्ज नहीं देगी, बगैर मतलब कांटेक्ट में नहीं आएगी और अपना चार्ज नहीं देगी। वो क्या करेगी, इंड्यूस करेगी दूसरा चार्ज। इसको हम इंडक्शन कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का। अब जरा इसको फिगर को समझिए। ये आपका जो फिगर है ये आपको बताता है कि ये एक आइसोलेटेड मेटल स्फीयर है। जो नेट चार्ज है इसमें अभी 0 है। यहां पर आप देखिए एक नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड इसके करीब लाया गया। जैसे ही करीब लाया तो इसमें, ये तो वेरी न्यूट्रल था, जैसे ही आपने नेगेटिव लाया तो इसके जितने भी प्लस 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 वाले होंगे वो इस तरफ आ जाएंगे, यानी कि इस नेगेटिव के पास ये पॉजिटिव वाले आ जाएंगे। अब क्योंकि ये पॉजिटिव यहां पर आ गए और ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव को रिपेल कर देगा, मतलब पॉजिटिव को तो अपने पास ले आएगा, नेगेटिव को रिपेल कर देगा, तो नेगेटिव यहां जमा हो जाएंगे, वो इधर हो जाएंगे। अब जो ये इसका मतलब ये है कि इसका एक पार्ट जो है वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, एक पार्ट आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यहां क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां चलेंगे। यहां नेगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि प्रोटॉन यहां चलेंगे, राइट। इस तरीके से ये आपका दो श्रेणी में बट गया। अब इस फिगर में आइए। ये फिगर जब हम स्फीयर को किसी अर्थ के साथ कनेक्ट, अर्थिंग में डाल दें, मान लीजिए कोई वायर हमने लटका दिया और जमीन में इसको डाल दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर, जो इलेक्ट्रॉन यहां जमा हो गए थे इस जगह पे, ये इलेक्ट्रॉन जमा हो गए थे, वो क्या करेंगे, वो इस ग्राउंड में चले जाएंगे। अर्थ बहुत अच्छा कंडक्टर है, वो क्या करेगा, वो इसको ले लेगा इलेक्ट्रॉन को और सिंक में डाल देगा, है ना। एक सिंक की तरह काम कर लीजिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लेगा या डाल देगा। अब इसमें देखिएगा ये अलग अलग फिगर में एक और फिगर बनता है। जैसे अगर मैं और बताऊं तो अब हुआ क्या, यानी कि अब हम एक कनेक्शन कर दें
या कनेक्शन रिमूव कर दें। कनेक्शन मान लीजिए ये वाला जो है, मैं इसको कह रहा हूं कि चलिए ये डी मेरा हो गया और ये ई हो गया, डी फिगर है। इसमें हुआ क्या कि अगर हमने ये जो कनेक्शन लगाया था इसको हम रिमूव कर दें, तो जो स्फीयर है, क्योंकि इसके पास एक रॉड हमने नेगेटिव ला के रखा है, ये पॉजिटिव तो यहाँ जम गए हैं, ये नेगेटिव आपने अर्थ के कारण नीचे भेज दिया, सिंक कर दिया। तो अगर आप इस रॉड को हटा भी देंगे अब, तब भी ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रहेगा। इसका मतलब अब ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव, जैसी रॉड हटाएंगे पूरी पूरी बॉडी में ये फैल जाएगा। इसका मतलब ये इंडक्शन के कारण इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें पैदा हो गया है। कूलम्स लॉ, एक फ्रेंच साइंटिस्ट साहब थे जिनका नाम था चार्ल्स कूलम। इन्होंने क्या किया कि मेजर किया, कंप्यूट किया जो अट्रैक्शन है और रिपल्शन है, यानी कि एक दूसरे की तरफ खींचना और एक दूसरे को आपस में भेजना, मतलब दूर करना। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन को इन्होंने मेजर किया, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना उनके बीच में। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए और उन्होंने एक लॉ निकाला जो इसको किस तरीके से दो चीजें आपस में अट्रैक्ट हो रही हैं या चार्जेस आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं और एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसको उन्होंने नाम दिया कूलम्स लॉ। वो लॉ क्या है? जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, या इसको कोलंबियन फोर्स भी बोलते हैं, कूलम्बियन फोर्स। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके प्रोडक्ट, चार्जेस के प्रोडक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच की दूरी। यही कूलम लॉ है। तो जो फोर्स है वो किसके बीच में होगा? जैसे मान लीजिए Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, तो जो फोर्स होगा इन दोनों की लाइन जो हम ज्वाइन करेंगे वो इसके अलोंग होगा, इस लाइन के अलोंग ही होगा। तो कूलम लॉ क्या कहता है कि अगर दो इलेक्ट्रिक फोर्स है, दो पॉइंट फोर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस है Q1 और Q2, और वो डिस्टेंस r से सेपरेटेड है, इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो इसमें फोर्स क्या होगा? Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। यानी कि अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं, यहाँ पर एक कुछ कांस्टेंट दे, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये K जो है आपका कूलम्स कांस्टेंट है, और ये डिपेंड, इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ पे डिपेंड कर रही है? आपकी Q1 Q2 R पे। एक्सपेरिमेंटली K को निकाला गया जो वैक्यूम में, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, और वो तकरीबन इतनी संख्या आई 8.9875 इंटू 10⁻9। अब इसमें यह है कि प्रैक्टिकल पर्पस में इसको नहीं लेते, इसको पूरा 9 मान लेते हैं, तो 9 इंटू 10⁻9, और इसका जो यूनिट आ रही है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। अगर सीजीएस में आप सेंटीमीटर वाली स्कीम इसमें ले जाएंगे तो K की वैल्यू हो जाएगी 1। तो K की वैल्यू याद रखिएगा, इसको बहुत यूज करने वाले हैं हम सॉल्व करने में प्रॉब्लम को। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है इसमें? ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। फ्री स्पेस, बाहर का फ्री स्पेस जो है वो एप्सिलॉन है। तो जो इक्वेशन की बात अगर हम करें तो एप्सिलॉन को अगर हम लिखें 1/4 पाई K, मतलब एप्सिलॉन को मैं इधर ले जाना चाहता हूँ, K को इधर लाना चाहता हूँ, तो अगर आप एप्सिलॉन निकालना चाहते हैं, कहने का मतलब परमिटिविटी निकालना चाहते हैं फ्री स्पेस की, तो 1/4 पाई K करिए। K आपने देखा था अभी क्या वैल्यू थी, उसको यहां रखिए, आपके पास ये वैल्यू आएगी 8.854 इंटू 10⁻12। तो फोर्स क्या बना? फोर्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये जो K है इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन की तरह लिख सकते हैं। अब एप्सिलॉन कैसे चेंज होगा? जो परमिटिविटी जिस भी मीडियम के बारे में बात करेंगे उसकी परमिटिविटी यहां रख देंगे कि कितना वो परमिट करता है, चार्ज को कितना परमिट करता है। तो यदि जो चार्जेस है किसी और मीडियम में है, ये तो वैक्यूम के बारे में बात की, तो वहां पर इस एप्सिलॉन का बहुत बड़ा रोल आने वाला है। तो एप्सिलॉन जीरो का मतलब ये अभी वैक्यूम में है, तो एप्सिलॉन नहीं लिखेंगे वहां पर। कोई और मीडियम है तो सिंपल एप्सिलॉन लिखेंगे उस मीडियम के हिसाब से। तो जो फोर्स बना किसी भी मीडियम में वो क्या बना? F, ये M हमने लगाया है, सबस्क्रिप्ट है ये, F के नीचे जो लगता है इसको, नीचे जो लगता है इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ऊपर जो लगता है सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये सबस्क्रिप्ट F सब M है। यहाँ पर हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की जगह एप्सिलॉन लिखा है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर,
ये एप्सिलॉन बता रहा है कि ये किसी भी मीडियम के बारे में बात हो रही है, केवल वैक्यूम के बारे में बात नहीं हो रही। तो अगर कोलम्बियन फोर्स जब दो पॉइंट चार्जेस के बीच में काम करता है तो वो इस पे भी डिपेंड करता है कि किस मीडियम में ये दो चार्ज रखे हुए हैं। तो अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन मतलब एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन वाले दोनों को लेके अगर हम डिवाइड करें तो आपका F बाय FM आएगा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0। इनको हम कहेंगे एप्सिलॉन R, जो कि K, एक संख्या देंगे K, यानी कि F हो जाएगा FM इंटू K, या आप कह सकते हैं F हो जाएगा FM, अगर हम निकालना चाहें तो F बाय K, जो मतलब किसी भी तरीके से इसको इधर उधर कर सकते हैं आप। अब एप्सिलॉन R क्या आया, आपने कहा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0। ये जो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0, इसको आपने कहा कि साहब इसको हम एप्सिलॉन R लिख रहे हैं। तो एप्सिलॉन R क्या हो गया, ये रिलेटिव परमिटिविटी होगी। रिलेटिव मतलब क्या होता है, एक दूसरे का रेशियो। जो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0 लिखा तो ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी इस मीडियम की, या आप कहें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बारे में हम और तफसील से बात करेंगे। तो हमें ये जो इक्वेशन मिली इससे क्लियर है कि जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में किसी डिस्टेंस पे आपने अगर रखा है, मान लीजिए कोई इंसुलेटिव मीडियम है, तो केवल 1/k टाइम्स होगा, 1/kth टाइम जो फोर्स उनके वैक्यूम में होगा। इसका मतलब जो हमने फोर्स को डिवाइड किया, यानी कि ये फोर्स आपका वैक्यूम में था, ये फोर्स किसी मीडियम में था, डिवाइड किया तो केवल k का ही तो असर पड़ा, और k आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। बस इतना समझिएगा इसको। अब ये ध्यान रखिएगा जो कूलम लॉ है ये केवल स्टेशनरी जो रुके हुए पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच में काम करता है। जो ऑब्जेक्ट है जिनके साइज छोटे हैं, कम है, उनके डिस्टेंस के भी अगर दूरी उनकी डिस्टेंस देखा जाए दो के बीच में उससे कम है तब ये काम करेगा। तो कूलम लॉ बहुत हद तक आपका जो ग्रेविटेशन लॉ है, ग्रेविटेशनल लॉ आपका होता था Gm1m2 बाय r², बिल्कुल इसी से तो मैच करता है, बिल्कुल उसी तरीके से दिखता है। जहां पर जो चार्ज है वो वही काम कर रहे हैं कूलम लॉ में जो ग्रेविटेशनल लॉ में आपके मासेस काम कर रहे थे। और जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं ये हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन बस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं वो अट्रैक्ट भी करते हैं, वो रिपेल भी करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक सवाल देखते हैं। एक जो रिपल्सिव फोर्स है दो पार्टिकल के बीच में जिनका मास सेम है, चार्ज सेम है, वो सेपरेट किए गए हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका वेट के बराबर है किसी एक का। आपको डिस्टेंस निकालना है उनके बीच में क्या है। तो मास पार्टिकल के दिया हुआ है, चार्ज पार्टिकल का दिया हुआ है, के आपके पास है, जी आपके पास है, एम के सिस्टम में दिया हुआ है मीटर किलोग्राम सेकंड में। तो जो आप इससे क्लियर ये बात हो गई कि जो रिपल्सिव फोर्स होगा दो पार्टिकल के बीच में वो सवाल में दिया हुआ है वो बराबर है जो वेट है किसी एक पार्टिकल का। रिपल्सिव फोर्स क्या हुआ, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r², और वेट क्या होगा m इंटू जी, तो mg यहां लिख दीजिए। आपको r निकालना है, r² को यहां रख दीजिए, बाकी सबको इधर ले जा लीजिए। आपके पास सारी की सारी वैल्यू है यहाँ पर। कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको पता है, k की वैल्यू भी पता है, मतलब k एक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पता है। आपको ग्रेविटी की वैल्यू पता है, ग्रेविटी को 10 लेने के लिए कहा गया है तो g भी हम 10 ले लेंगे। इसका मतलब r² निकलेगा, इसको अंडर रूट कर दीजिए, r निकल जाएगा 0.12 मीटर आएगा। दो स्फीयर है कॉपर, इनका मास 1 ग्राम है, दोनों का 1-1 ग्राम करके मास है, वो 1 मीटर दूरी पे रखे गए। जो इलेक्ट्रॉन है, इनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1% कम है जो प्रोटॉन है, जितना ही प्रोटॉन होगा उससे 1% लेस है। आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालना है इनके बीच में। एटॉमिक वेट जो कॉपर का है दिया हुआ है इतना ग्राम पर मोल, एटॉमिक नंबर आपको 29 दिया गया है, एवोगाड्रो नंबर भी दिया हुआ है Na, ये भी आपको दिया हुआ है, पर मोल आता है, और ये K भी दिया हुआ है। तो हुआ ये, एक कोई न्यूट्रल एटम उठा लीजिए आप, कॉपर का न्यूट्रल जो एटम होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, और दोनों का एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर 29 दिया है तो इलेक्ट्रॉन 29 होंगे तो प्रोटॉन भी 29 होंगे। अब क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम है, कितने, 1% से, तो नेट चार्ज क्या हो गया आपका, नेट चार्ज क्या हुआ, देखिए सबसे पहले टोटल चार्ज क्या होगा प्रोटॉन में, प्लस 29 है तो प्लस 29 कर देते हैं, ये होगी। उसके बाद टोटल चार्ज क्या होगा इलेक्ट्रॉन पे, -29, ये हो गया। अब इसमें
आप माइनस कर दीजिए 1%, 29 का 1% निकालिए, 1/100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0.29। तो ये जुड़ेगा इस चार्ज से और साथ में आप इसको माइनस कर दीजिए 0.29। तो टोटल चार्ज मतलब इस एक एटम पे चार्ज कितना हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का बराबर थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का 1% कम है, तो हमने दोनों को जोड़ा और 1% को कम कर दिया, तो करीबन 0.29 ई आ गया आपका। ये नेट चार्ज हो गया इसमें। अब नेट चार्ज, नेट पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ? नेट पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ 1 ग्राम में? आप एक तो नंबर ऑफ एटम निकाल लीजिए कितने आपके 1 ग्राम कॉपर में होंगे, और ये चार्ज आपके पास नेट चार्ज है। तो नंबर ऑफ एटम्स 1 ग्राम में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर को लेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको एटॉमिक वेट से, तो 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 63.54 ये हम कर लेंगे। साथ में हमारे पास चार्ज आ ही गया, तो हमारे पास ये नेट चार्ज आ जाएगा। अब आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों के बीच में क्या होगा, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बराबर है Q स्क्वायर कर दीजिए, Q अभी आपने निकाल लिया, इसको यहाँ रख दीजिए। इसके अलावा आपके पास K है, K की वैल्यू रख दीजिए, R का डिस्टेंस भी आपको पता है, R रख दीजिए। तो ये संख्या को आपको स्क्वायर करना है, ये वाले पूरे को, और ये वैल्यू निकल के आ जाएगी इतना न्यूटन। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चला कि केवल 1% का अगर भी डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, तो कितना जबरदस्त फोर्स लगता है। ओके, जितने भी मैटर्स हैं मोस्टली उसमें वो सारे न्यूट्रल है, क्योंकि जो वीक ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा लगता है, इसीलिए वो उसका डोमिनेंस ज्यादा है। एक चार्ज Q है जिसको बड़ी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया एक बॉडी पे। हाउ शुड द बॉडी बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स? उस बॉडी को 2 भाग में डिवाइड करना है। इस तरीके से डिवाइड करना है कि जो फोर्स काम कर रहा है इन 2 पार्ट्स में बॉडी के, वो मैक्सिमम हो किसी एक अगर सेपरेशन उनके बीच में दिया गया हो तो ये आपको निकालना है। अब मान लीजिए हमने एक बॉडी लिया और उसको 2 भाग में तोड़ दिया, है ना? तो चार्ज एक पार्ट में आपका मान लीजिए Q है, टोटल Q कैपिटल Q था, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, कैपिटल Q माइनस Q। इसमें ये चार्ज आएगा, इसमें ये चार्ज आएगा, कुल मिला के Q था, तो इससे Q से माइनस कर देंगे छोटे वाले Q से, तो इसमें चार्ज आ जाएगा। अब फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स होगा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया, दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, आर स्क्वायर हो गया। तो जो फोर्स होगा वो कब मैक्सिमम होगा, जब, देखिए फोर्स तब मैक्सिमम होगा जब आपकी जो ये क्वांटिटी है, ये आपकी जब ये, यानी कि इसको मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूं, Q इंटू Q माइनस Q स्क्वायर, ये वाली जो क्वांटिटी है ये मैक्सिमम होगी। क्यों? K कांस्टेंट है, डिस्टेंस आप बता रहे हैं इसके बीच में है कुछ, तो ये जो संख्या है यही तो बताएगी कि भाई ये मैक्सिमम होगा, तो इसका मतलब इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो Q इंटू Q माइनस Q स्क्वायर, इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है dy बाय dq कर देंगे इसको, और इसको जीरो रख देंगे। ये तरीका हमने सीखा है मैथमेटिक्स में, कैसे निकालेंगे इसको। तो कैसे मैक्सिमम निकालेंगे, तो dy बाय dq को आप 0 रख देंगे, यानी कि इसका dy बाय dq 0 रखेंगे, dy बाय dq अगर करेंगे तो इसका q आएगा, इसका 2q आएगा, इसको 0 रख देंगे, q माइनस 2q को 0, तो q जो स्मॉल q है वो q बाय 2 आ जाएगा। ये तरीका है इसका। कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे होगा? फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन हमने सीखा है, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जो कूलम्स लॉ है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। कैसे? अब देखिए इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिए, ये कूलम लॉ है वेक्टर फॉर्म में। ये R1 हम मान रहे हैं यहां से यहां तक जो है, और R2 जो यहां से यहां तक मान रहे हैं वो पोजीशन वेक्टर है। किस किस के? R1 है Q1 का, Q1 चार्ज का, और R2 है Q2 चार्ज का। ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, यानी कि x, ये हमने x यहां लिया, y लिया, z लिया, 3 आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब आप बोल रहे हैं कि R12 यानी कि R12 आपका ये वाली चीज, ये यूनिट वेक्टर है जो पॉइंट कर रहा है Q2 से लेकर Q1 तक, इधर से इधर तक, यहां से यहां पॉइंट कर रहा है। तो ये क्या होगा, R1 माइनस R2, है ना? जिसको पॉइंट करता है वो पहले लेते हैं, फिर R1 माइनस R2 कर देते हैं, मतलब इस पोजीशन वेक्टर को इससे माइनस कर देते हैं, R1 माइनस R2 या R12 हो गया। अब कूलम लॉ से जो फोर्स काम करेगा Q1 और Q2 के बीच में वो क्या होगा, F12 अगर हम निकालें एक, वो होगा K Q1 Q2 बाय R12 होल स्क्वायर, और साथ में आपका ये R12 कैप भी हो जाएगा। ये R12 जो है आपका यूनिट वेक्टर है, ये आपका यूनिट वेक्टर है
जो डायरेक्शन कहां से कहां बन रहा है, Q2 से Q1, यानी कि यहां से यहां इस तरफ। और R12 क्या हो गया, जैसे अभी भी बताया हमने, R12 मतलब R12 क्या होगा, ये आपका R1 माइनस R2 और इसके सामने हमने मॉड लगा दी। तो R12 हुआ क्या, R12 यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, तो हम क्या करेंगे, ये R1 माइनस R2 निकालते हैं, साथ में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ये मैग्नीट्यूड है इसका, यानी R1 माइनस R2 करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आ गया। इसका मतलब ये जो संख्या है R12 यहां पर है, इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, मतलब ये चीज हमने यहां रख दी, तो हमारा F12 क्या आ गया, K Q1 Q2 बाय R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, यानी कि R12 होल स्क्वायर, इसको हमने लिया, इसका स्क्वायर किया, साथ में हमने यूनिट वेक्टर यहां पर लिख दिया। अब इससे क्या बना, R1 माइनस R2 नीचे हो गया, ये आपका क्यूब बन गया, है ना, इसको सॉल्व कर दिया। अब ये जो इक्वेशन है ये किसी भी साइन के लिए वैलिड है, क्या पॉजिटिव हो क्या नेगेटिव हो। यदि Q1 और Q2 आपके सेम साइन के हो, अगर पॉजिटिव या दोनों ही पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तो जो F12 होगा वो अलॉन्ग R12 हो जाएगा, बस जो F12 होगा आपका अलॉन्ग R12 रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, ये अपोजिट में लगने लगेगा। यदि Q1 और Q2 आपका अपोजिट साइन है तो F21 लगेगा, F21 वो किसके अलॉन्ग होगा, वो R12 के अपोजिट के अलॉन्ग होगा। ये बता रहा है कि ये अट्रैक्शन हो रहा है, ध्यान रखिएगा किस जगह कहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये बड़ा डिपेंड करेगा सॉल्व करने में प्रॉब्लम। तो जो कोलंबियन फोर्स है चार्ज Q1 में, क्या चार्ज Q2 के कारण, कैसे करेंगे, जैसे हमने कहा जो चार्ज Q1 पे लग रहा है Q2 के कारण, हमने अभी देखा कि जो चार्ज Q2 पे लग रहा है Q1 के कारण, अगर इसी चीज को रिप्लेस करना हो तो हमें करना क्या है, हमें करना बस ये है कि इस R1 की जगह R2 लिख दे, इस R2 की जगह R1 लिख दे, इस R1 की जगह R2 लिख दे, इस R2 की जगह R1 लिख दे, बस इतना ही तो करना है। तो आपका F21 क्या, देखिए F12 था, यानी कि ये था जो कोलंबियन फोर्स है चार्ज Q2 पे Q1 के कारण। अगर आप निकालना चाहे फोर्स Q1 पे Q2 के कारण, तब आप 2-1 करेंगे और केवल आप इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, ये आपका फोर्स है ना। तो R21 क्या होगा इसमें, R21 कुछ भी नहीं है, ये एक यूनिट फोर्स है जो Q1 से Q2 की तरफ डायरेक्टेड है। तो जो R2 माइनस R1 क्या होगा, ये आप अगर देखें तो मैं माइनस अगर साइन कर दूं तो R1 माइनस R2 हो जाएगा, मतलब इस R2 माइनस R1 को मैं नेगेटिव R1 माइनस R2 लिख सकता हूं। तो जैसे मैं इसकी जगह ये रखूंगा तो माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस साइन आ गया, यानी कि जो F21 है वो F12 के बराबर तो है लेकिन अपोजिट साइन नेगेटिव है। ये आपके थर्ड लॉ से भी एग्री कर रहा है, जो आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था ना, फोर्स इक्वल, जो फोर्स है अगर एक दूसरे पे लगा रहा है उतना ही दूसरा फोर्स, दूसरा जो बॉडी है वो पहले पे लगा रहा होगा और अपोजिट लगा रहा होगा। तो ये हमने पहला डिस्कशन लिया आपके इस चैप्टर का, अभी और भी बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।